विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर हम आपको नागपुर इन्फो में मिलाते हैं डॉक्टर निनाद श्रीखंडे से। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीखंडे हूँ। मेरा पूरा नाम डॉक्टर निनाद श्रीखंडे है और मैं कंसल्ट न्यूरोसर्जन हूँ ओरिस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। आज 8 जून है और 8 जून हर साल ब्रेन ट्यूमर डे के निमित्त से मनाया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर डे हम क्यों मनाते हैं, तो उसका एक ही मकसद है कि ब्रेन ट्यूमर के लिए आम जनता को अवेयरनेस के मन में अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम की जा सके, ब्रेन ट्यूमर को रोका जा सके और अवॉइड किया जा सके। प्लस साथ साथ लोगों को ये बताना कि उसको रोकथाम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं और क्या क्या टेक्निक्स हैं। ब्रेन ट्यूमर ये जो एक चीज़ है, बेसिकली अगर ऐसा देखा जाता है कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स में अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में हर रोज 500 के आसपास लोग अफेक्टेड होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। 500 केसेस हर रोज पूरी दुनिया में आते हैं। ये रफ डाटा है, शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। और हर दिन गुजरते हुए जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इंसान नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स की ओर आगे बढ़ रहा है, ये चीजें और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारे जीवन पद्धति में जीने के तरीकों में बदलाव आते जा रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली ब्रेन ट्यूमर होने का कारण होता है कि ऐसे बदलाव जो ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन की सेल्स में मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। हर सेल में मल्टीप्लाई होती रहती है, पर इसमें एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की वजह से ब्रेन में गांठ आ जाती है और उन सेल्स का मिलकर एक टिश्यू बन जाता है और पूरे टिश्यूज का मिलकर एक ट्यूमर बन जाता है। तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ को ट्यूमर बोला जाता है। और ये जो ट्यूमर होते हैं, ये विभिन्न ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं। हर तरह से उनको डिफाइन किया जा सकता है। प्लस कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार आप निकालने के बाद दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होंगे, और कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनको एक बार निकालने के बाद वापस होंगे, रिकर होंगे और साथ साथ उनमें एक इंसान की जान लेने की पूरी कैपेसिटी होती है, जिनको हम कैंसरस ट्यूमर मानते हैं। तो इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेनाइन मतलब जिसको निकालने के बाद जिसकी ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, और दूसरा है मैलिग्नेंट का मतलब होता है जिसकी रोकथाम, जिसको निकालने के बाद भी उसमें ग्रोथ चल सकती है या चालू रह सकती है, या वापस वो ट्यूमर अपनी जगह पे वापस प्रकट हो सकता है या दूसरी जगह पे आ सकता है। तो उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं या आप कैंसरस टिश्यू बोल सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के ट्यूमर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ऑलमोस्ट हर दिन रोजाना मिनिमम 500 पेशेंट पूरी दुनिया में ब्रेन ट्यूमर के डिटेक्ट होते हैं या डायग्नोज किए जाते हैं। दिस आर द केस लोड जो बोल सकते हैं। मतलब 500 पेशेंट हर रोज दुनिया में आते हैं कैंसर ब्रेन ट्यूमर। जनरली ऐसा देखा है कि कैंसर जो होता है, जनरली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसान की, वैसे वैसे एब्डोमेनल टिश्यूज बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, वैसे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। बट ब्रेन ट्यूमर्स 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, मतलब जिनकी उम्र बच्चों में जो पाया जाता है, और एक जो वयस्क में पाया जाता है। ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो बच्चों में होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको हम बेनाइन कैटेगरी में डाल सकते हैं, मतलब निकालने के बाद वापस नहीं होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो निकालने के बाद वापस प्रकट हो जाएंगे और वापस उनकी जान लेने के लिए काफी होते हैं। वैसे ही अडल्ट पॉपुलेशन, मतलब वयस्कों में भी 2 तरीके के ब्रेन ट्यूमर होते हैं। एक जो निकाल कर आप वापस कभी नहीं आएंगे, और एक जो निकालने के बाद वापस आने के चांसेस रहते हैं, जिनको हम कैंसर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर कैसा हुआ है? सबसे पहले चिन्ह जो पेशेंट में दिखने लगते हैं, जैसे कि सबसे आम चीज ऐसी होती है कि सिरदर्द हो रहा है। अब सिरदर्द जरूरी नहीं कि हर सिरदर्द कैंसर की वजह से, या हर सिरदर्द जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से। कई बार जो सिरदर्द होता है वो नॉर्मल माइग्रेन की वजह से हो जाता है, जिसका हम आम भाषा में जो बोलते हैं कि जो नॉर्मल सिरदर्द होना है वैसे हो सकता है। या कई बार इन्फेक्शन की वजह से सिरदर्द हो जाता है, और कई बार सिरदर्द जो होता है वो कैंसर, वो ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ट्यूमर की वजह से होने वाला सिरदर्द कैसा होता है? तो जो सिरदर्द काफी दिनों तक रहता है, मतलब बार बार रिकर होता है, मतलब एक बार जाने के बाद वापस रिकर होता है। और साथ साथ जब भी सिरदर्द होता है उसमें पेशेंट को कई बार उल्टी जैसा लगने लगता है, और उल्टी होती भी है, जिसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बोला जाता है, मतलब सडनली वोमिटिंग हो जाती है। तो ये एक चीज है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है, और ब्रेन में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वैसे सिरदर्द बढ़ने लगता है, और साथ साथ उल्टी होने के चांसेस भी रहते हैं। तीसरी बात जो चीज है वो है
मिर्गी के झटके हैं। कई सारे पेशेंट्स को झटके आते हैं जिसको इपिलिप्सी भी बोला जाता है। तो ये भी एक चीज हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है। चौथा पार्ट जो है बातें भूल जाना, या फिर कई बार पेशेंट जो होता है वो डल हो जाता है। डल मतलब वो एक्टिव नहीं रहता, वो अपने काम को एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता, उसमें मूड चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। कई बार पेशेंट से सोते रहता है, या कई बार पेशेंट बोल सकते हैं कि जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो ये है कि लिथार्जिक रहता है, और कई बार अनकॉन्शियसनेस ये भी एक चीज़ होती है जो इस पेशेंट में देखी जाती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अपनी सुबुद्ध खो देना और बेहोश होना, ये भी इसका एक हिस्सा होता है। कैसे निदान किया जाता है ब्रेन ट्यूमर का? ब्रेन ट्यूमर को निदान करने का सबसे, जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व होती गई वैसे वैसे इसको ढूंढने के तरीके में काफ़ी हद तक सुधार आई है। और आज पहले ऐसा होता था कि ब्रेन ट्यूमर को खोजने के लिए जब पहले जब ब्रेन ट्यूमर को पता करना शुरू हुआ कि ब्रेन ट्यूमर ऐसी कोई चीज़ है, तब जब साइंटिस्ट ने इसको ट्रीटमेंट पार्ट शुरू हुआ है, इसके डायग्नोस्टिक पार्ट शुरू हुए, तब सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने यूज़ की वो थे एक्सरे। तब उस टाइम पे एक्सरे हुआ करते थे, फिर सिटी स्कैन आया, और आज हमारे पास सबसे अच्छी उन्नत टेक्निक है वो है MRI स्कैन। और MRI स्कैन में भी जो कॉन्ट्रास्ट MRI स्कैन होता है उसमें हम एक विशेष पदार्थ इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, धमनियों से देते हैं, मतलब नसों में डालते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो ट्यूमर होता है उसको एक अलग तरह का एक निखार आ जाता है, या उसको एक अलग तरीके का एक शेड आ जाता है, तो वो हमको इजीली दिखता है MRI स्कैन में। उसको MRI ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। वो तो सबसे उन्नत टेक्निक है आज की ढूंढने की। तो ये उसके निदान है। ब्रेन ट्यूमर के उपाय जैसे मैंने आपको बताया हुआ, ब्रेन ट्यूमर के उपाय अगर हम पूछे जाए तो हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि ब्रेन ट्यूमर को सबसे पहले तो ये कि आज की दुनिया में ये 10वें नंबर पर आता है लोगों की जान लेने के लिए, और लोगों को मतलब उनके शरीर में उनको परमानेंटली जो शब्द यूज कर सकते हैं कि उनको परमानेंटली उनमें डिसेबिलिटीज हो सकती है। ऐसा एक 10वें नंबर पर का अगर कोई चीज़ है जो खतरनाक चीज़ मानी जाती है बीमारी में, वो ब्रेन ट्यूमर है। अब आप इसको अवॉइड कैसे करोगे? तो जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जैसे जैसे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे जैसे चेंजेस, जीने के तरीके बदलते गए हैं, रेडिएशंस का एक्सपोजर होते गए इंसानों में, खान पान में चेंजेस आते गए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का जो उसका इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे कैंसर बढ़ता गया। और हर तरह के कैंसर अलग अलग होते हैं। कुछ कैंसर होते हैं जो पर जैसे कि हमें पता है कि कैंसर का आज तक मूल जो कारण है हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये कारण है, पर हम एक इंसान में इसी वजह से कैंसर हुआ ये हम कभी नहीं बता सकते, संभावनाएं होती है। तो उसमें कई बार जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। जेनेटिक फैक्टर मतलब माँ बाप या कई परदादा या फिर उनके लिनिएज में अगर किसी को हुआ होगा तो उसमें भी होते हैं कैंसर। वैसे ही ब्रेन ट्यूमर को आप ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये आप करोगे तो इससे ब्रेन ट्यूमर नहीं हो। अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ब्रेन ट्यूमर अगर होता है तो हमें उसका MRI करने के बाद जब हमको पता चलता है कि उसका साइज कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, अगर वो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कतें हो रही है, मिर्गी के झटके आ रहे हैं, हेडेक बढ़ रहा है, उल्टियाँ हो रही है, या कई बार पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे सबसे अहम तरीका है कि पेशेंट को ऑपरेशन किया जाए। पहले जो तरीके थे आज से कई साल पहले, आज से 60-70 साल पहले, तो ऑपरेशन के तरीके उतने बेहतर नहीं थे जितने आज थे। फिर भी लोग अच्छे से अच्छे ऑपरेशन करते, पर आज और बेहतर तरीके हो गए हैं, साइंस और इवॉल्व हो गया है, तरीके और उन्नत बन गए हैं, जिसमें हम लेटेस्ट टेक्निक यूज करके हम ब्रेन ट्यूमर को निकाल सकते हैं, पूरी तरह से निकाल सकते हैं। अगर निकालने के बाद ब्रेन ट्यूमर को जब जांच के लिए भेजा जाता है, जब उसके टुकड़े को, तो उस टुकड़े से हमें पता चलता है कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर नॉन कैंसरस है तो वो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, उसका जल्दी घर जाएगा, जल्दी ढंग से अपने काम पे शुरू हो जाएगा। इन केस अगर मैलिग्नेंट टिश्यू आता है जांच में, तो अपने को उसमें अगर कोई चीज़ करनी हो तो ये है कि सबसे पहले तो उसको सर्जिकली अच्छे से निकाल देना है पूरी तरह से। प्लस दूसरी सबसे अहम चीज़, उसके बाद प्रॉपरली पेशेंट को रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें रेडियोथेरेपी भी देनी है पेशेंट को। प्लस कुछ दवाई होती है जिनको ऑन्कोथेरेपी बोला जाता है, तो वो हमको देना है। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर को मिटाने के लिए, उससे लड़ने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि
जिनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है या जिनको ऑपरेट हो चुका है, सबसे पहली बात तो ये कि उनके परिवार वालों को उनको बहुत हद तक सपोर्ट करना है, उनकी हिम्मत, उनके विश्वास को बढ़ाना है और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, इस बात का विश्वास उनके अंदर डालना है। हर ट्यूमर जानलेवा नहीं रहता और हर ट्यूमर आपकी जान लेने के लिए कैपेबल नहीं होता। ट्यूमर हुआ इसका मतलब ये है कि वो जान लेगा, ऐसा नहीं है। 70 से 80% ट्यूमर ऐसे हैं जिनको निकालने का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 20 से 30% ट्यूमर ऐसे हैं जो वापस आने के चांसेस होते हैं, जो जानलेवा हो सकते हैं, पर उनकी भी ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है। तो अगर ट्यूमर हो गया तो उसमें अपनी हिम्मत को बनाए रखना, उसके खिलाफ लड़ना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। अगर हम हिम्मत हार गए तो लड़ाई वही खत्म हो जाती है। जो अगर ऑरियस इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो एक न्यूरोसर्जन के लिए ज़रूरी होती है वो होती है उन्नत ओटी, ऑपरेशन थिएटर। हमारे यहाँ का ऑपरेशन थिएटर एक उन्नत है, वहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं अवेलेबल है। दूसरी सबसे हमारे इंस्ट्रूमेंट एकदम नए टेक्निक से, नए इंस्ट्रूमेंट से, जिसके हिसाब से है, जिसका इस्तेमाल करके हम प्रॉपरली ट्यूमर्स को निकाल सकते हैं और प्रॉपरली इस लड़ाई में हम अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, जो कि ट्यूमर है। तो ऑरियस इंस्टीट्यूट में हमारे पास ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्लस हमारे यहाँ इंटेंसिव सिर्फ ऑपरेशन करना एकमात्र काम नहीं है, उसके बाद प्रॉपरली उसको पोस्ट ऑप केयर देना, इंटेंसिव केयर देना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ की इंटेंसिव जो टीम है, हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनकी प्रॉपर एक इंटेंसिव केयर टीम है जो हमारे यहाँ की सबसे उन्नत है, नागपुर की वन ऑफ द बेस्ट। आई कैन टेल यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो वो भी एक